और इंग्लिश के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। इंग्लिश को हमको कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है इंग्लिश, क्यों हमको ये कठिन लगता है, कैसे हम इसको सरल बना के हम पढ़ सकते हैं। देखिए, पहले जब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट मानना छोड़ दीजिए, आप मानिए इसको एक लैंग्वेज। तो पहले इससे ये बात हो जाएगी कि भाई कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान होता है किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि लैंग्वेज पे हम इंटरेस्ट दिखाते हैं जबकि सब्जेक्ट पे हम बोर होते हैं। तो पहली बात जब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। क्या है ये? लैंग्वेज है। इंग्लिश, पहली बात तो क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया हमारे देश में, भारत देश में जनरली होता है, खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर ये होता है कि लोग हिंदी को ज्यादा सरल मानते हैं और इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा कठिन मानते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइमरी जो शिक्षा मिलती है अपने को स्कूल में, वहां पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है हिंदी मीडियम में इंग्लिश के प्रति, बस उसको ऐसे काम चलाओ के तौर पर पढ़ा दिया जाता है। अगर बेस वहीं पर अपने को बना दिया जाए तो यहाँ पर जो परेशानियां आती हैं, जो बड़े होने के बाद जो दिक्कतें आती हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। देखिए, किसी भी भाषा को जब सीखना होता है तो बेहतर है कि हम कम से कम उम्र में किसी भी भाषा को सीखने का प्रयास करें। बाद में जैसे अपन इस समय पे, जो इस एज में जब अपन आते हैं 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज में, जब अपन तैयारी करने के लिए आते हैं, वहां पर फिर हम नए सिरे से इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं और वहां पर फिर चीजें दिक्कतें करती हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इंग्लिश के बारे में और हिंदी के बारे में। देखिए, इंग्लिश के बारे में जो आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत कम है, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए बस आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, समझिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इंग्लिश और हिंदी में, क्यों सरल और क्यों कठिन लगते हैं। देखिए, जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपको सारी चीजें इजी लगती है, लेकिन अपन जब बात करें इसके अक्षरों की, अल्फाबेट्स की, लेटर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें होते हैं भैया 1053। यहां पर जब अपन बात करें तो यहां पे होते हैं टोटल 26। अब आप यही से देख सकते हैं कि यहां पर 52 अक्षर है और यहां पर 26 अक्षर है। तो बस आप मुझे ये बताइए कि 52 अक्षर जिस लैंग्वेज में हो वो ज्यादा बृहद है कि जिसमें 26 अक्षर हो वो ज्यादा बृहद है? मेरे ख्याल से 52 अक्षर वाला ही बृहद होगा, है ना। तो देखिए, जो 52 अक्षर वाला लैंग्वेज है और जो 26 अक्षर वाला लैंग्वेज, जब हम इसमें इतना कंफर्टेबली बोल ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, तो ये सीखना तो हमारे लिए आसान ही है। ऐसे समझिए आप, जैसे ये 52 किलोग्राम है, मानिए जब हम 52 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर सकते हैं तो 26 किलोग्राम करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो बस ये जो हाइप अपन बना के रखे ना कि इंग्लिश कठिन है, कठिन, इंग्लिश बहुत इजी है, मेरी बात मानिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी है इंग्लिश। देखिए, हिंदी में 52 अक्षर और इंग्लिश में 26 अक्षर, तो जितने शब्द 52 अक्षरों से मिलाकर के बनेंगे और जितने शब्द 26 अक्षरों से मिलाकर बनेंगे, दोनों में अंतर है। 52 अक्षर से मिलाकर कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, बल्कि 26 से मिलाकर के उससे कम ही शब्द बनने वाले हैं, ठीक है। और जब हम 52 किलोग्राम उठा ही सक रहे हैं ना, तो 26 किलोग्राम तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि भैया हम ऑलरेडी जिस भाषा को बोल रहे हैं वो एक्चुअल में बड़ी है, ब्रॉड है, बृहद है, कठिन है। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कठिन है, ठीक है। और जो ये इंग्लिश है, इट इज मोर इजियर, ठीक है। क्या है? इजियर है भैया, बहुत इजी है, किससे? हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में हर एक चीज के लिए अलग अलग शब्द है। आप कितने शब्दों को याद करते बैठेंगे, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक ही शब्द 4-5 चीजों की कमी को पूरा कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं भैया, पकड़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश, देखिए, इंग्लिश बेसिकली लैंग्वेज जो है वो तभी सीखा हुआ माना जाता है जब आप उसमें कोई स्पीच दे पाए, जब आप बात करने में कंफर्टेबल हो पाए। मतलब जब आपको बोला जाए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो जब आप कंफर्टेबली उस लैंग्वेज का प्रयोग कर पाए, तब माना जाएगा कि हाँ भैया आप उस लैंग्वेज के ज्ञाता है, आप जानते हैं उस लैंग्वेज के बारे में चीजें। स्पीच का है, तो पहले देखिए इसमें कितने लेटर्स होते हैं, इसमें होते हैं भैया 26 लेटर्स, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। और इन्हीं लेटर्स से क्या बनता है? वर्ड बनते हैं। और इन्हीं वर्ड से क्या बनते हैं? इन्हीं वर्ड से बनते हैं भैया फ्रेज। क्या बनते हैं? फ्रेज, या फिर आप क्लॉज भी बोल सकते हैं, है ना, फ्रेज या क्लॉज। और इन्हीं फ्रेज या क्लॉज से बनते हैं भैया सेंटेंस। क्या बनते हैं? सेंटेंस।
और इन्हीं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ पैराग्राफ बनता है, इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोज बोलते हैं। प्रोज बोलते हैं ना, पैराग्राफ प्रोज। हिंदी में बोले तो गद्यांश जिसको आप बोलते हैं। और इन्हीं पैराग्राफ से मिलकर के जो बनता है भैया वो होता है स्पीच। क्या होता है? स्पीच होता है। अब यहां पर आपको लेटर्स का मतलब तो पता है, होता है अक्षर। आप जानते हैं क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है भैया शब्द। अब अपन आते हैं फ्रेज में। फ्रेज क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, एक सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है? फ्रेज को हम बोलते हैं वाक्यांश, इसको हम बोलते हैं वाक्य। यह है वाक्य का अंत। देखिए, एक वाक्य बनने के लिए हमको एक प्रॉपर ऑर्डर चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। क्लियर है बात? जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते तो एक प्रॉपर ऑर्डर में जमे होते हैं, वो कहलाता है एक सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। ठीक, एक मीनिंगफुल वाक्य। लेकिन जो फ्रेज होते हैं ना, उसमें ऐसा अलाइनमेंट नहीं होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी मीनिंग देते हैं। जैसे मैं कहूं, 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स, एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे वर्ब कहां पर है? यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है। बिना वर्ब और बिना ऑब्जेक्ट और बिना सब्जेक्ट के भी कोई फ्रेज बन सकता है साधारण तौर पे कई बार। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये तीनों शामिल हो, कोई दो से भी बन सकते हैं, कोई एक से भी, ऐसे आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जो सेंटेंस है ना, यहां पर भैया आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। इसका सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए आपको। ठीक है। देखिए, पैराग्राफ जो होता है वो कई सेंटेंसेस से मिलके बनते हैं। ठीक है। और कई पैराग्राफ मिलके क्या बनता है? स्पीच। स्पीच का साधारण तौर पे आप मानिए भाषण। क्या मानिए? भाषण। स्पीच को आप बोलिए भाषण। अब समझिएगा बात को, भाषण। आप जो 26 जनवरी 15 अगस्त में ना, गणतंत्र दिवस और आपके 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होता है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के। तो आप जब भी उस प्रोग्राम में अटेंड, जब आप स्कूल लाइफ में होंगे, आपने जरूर अटेंड किया होगा, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने। तो क्या हुआ होगा ना, जब जो एंकर रहते हैं वो बोलते हैं कि अब हमारे मुख्य अतिथि, जो भी उनका नाम हो, XYZ, वो आ करके 4 शब्द कहेंगे या 2 शब्द कहेंगे। और जब वो आते थे तो प्रॉपर स्पीच देते थे, लंबा चौड़ा, लगभग 30 मिनट 40 मिनट के आसपास। तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी वही किया, आपने भी वही किया, आपको पता, आपने कभी उस स्पीच को ढंग से नहीं सुना होगा। क्योंकि भैया जो हमारा जो फोकस होता था ना उस टाइम पे, हम सोचते थे कि कब सर भाषण खत्म करे, हम कब जाके बूंदी मिक्सचर ले, होता था। तो हमारा मेन फोकस था बूंदी मिक्सचर पे। ठीक है, तो वही भाषण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अरे होता था ना भैया, जब हम लोग क्या होते थे, एक बूंदी मिक्सचर अपन ले लेते थे इंग्लिश वाले सर से, एक ले लेते थे गणित वाले से, एक ले लेते थे हिंदी वाले टीचर से। ठीक है, और फिर बढ़िया अपना मजा तो उसी में था। तो हमने कभी इस स्पीच को सुनने का कोशिश नहीं किया। आज हम उसी स्पीच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल तब माने जाएंगे जब आप उसमें एक प्रॉपर स्पीच दे सके, वो भी बिना याद किए, बिना रटे, आपकी मन की भावनाओं को आप व्यक्त कर सके उस भाषा में। तब आप उस भाषा के ज्ञाता माने जाते हैं कि हाँ भैया आपको ज्ञान है उस भाषा के बारे में। तो आते हैं भैया अपन किसमें? स्पीच में आते हैं। किसमें आते हैं? स्पीच में आते हैं अपन। स्पीच में एक स्पीच, अब हम बात करते हैं स्पीच के फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में कि भैया एक स्पीच में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आपको एक स्पीच में देखने को मिलती हैं। देखिए, एक स्पीच टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं भैया? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, किसी भी स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8। देखिए, पहला कौन सा होता है? पहला आपका जो होता है वो होता है भैया नाउन। पहला जो होता है वो नाउन। तीसरा जो होता है भैया वो होता है आपका एडजेक्टिव। चौथा जो होता है ये होता है आपका वर्ब। जो पांचवा होता है भैया वो होता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं अपन, जो छठवा जो होता है ना वो होता है भैया प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आप प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सातवां होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन। और जो आठवां होता है वो होता है भैया आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, बेसिक यही 8 एलिमेंट होते हैं। आर्टिकल अपन अलग से पढ़ते हैं। ठीक है,
हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए ये बेसिकली यही 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से पहला देखते हैं अपन नाउन। क्या होता है नाउन? क्या होता है नाउन? देखिए हम जानते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं, ठीक, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या नाउन। अब नाउन क्या होता है? जैसे हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये पेन नाउन है, ये स्मार्ट बोर्ड नाउन है, मतलब कोई भी वस्तु क्या है? नाउन है। कोई भी वस्तु या जीव क्या है? नाउन है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है, आपको उसको सुधारना है, फिर आपको समझ में आएगा नाउन क्या। देखो ये पेन, ये नाउन नहीं है, इट इज द थिंग। ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? आपकी वस्तु है, ये नाउन नहीं है। पहली बात तो आप ये क्लियर कीजिए। जो इसका नाम है ना, हम इसको जिस नाम से जानते हैं, PEN, पेन, वो नाउन है। मैं मनुष्य हूं, जो मेरा नाम है वो नाउन है। आप नाउन है क्या? नहीं, आप भी मनुष्य हैं। लेकिन जो आपका नाम होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, मोनू, सोनू, जो भी आपका नाम होगा, वो क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड, इट इज नथिंग मोर देन नेमिंग वर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ नाम है। नाउन क्या है? कोई भी वस्तु नहीं है। नाउन सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज का नाम है। ठीक है, नाउन के बारे में अपन बात करते हैं तो नाउन किसी भी चीज का क्या है? प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए प्रोनाउन होता है भैया द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। समझिएगा बात को। अगर मैं बार बार बोलूं राम ऐसा, राम वैसा, राम ने ये किया, राम ने वो किया, राम बहुत अच्छे, राम ऐसा, राम बहुत होशियार, तो बार बार जब मैं राम 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 राम, हालांकि राम का नाम लेना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी स्पीच में किसी व्यक्ति को जब मैं रेफर करूं तो वहां पर बार बार उसका नाम लेना थोड़ा सा वो अलग लगता है, थोड़ा सा ऑड लगता है। उस पूरे बात में, उस पूरे कन्वर्सेशन में वो चीज अलग लगती है। तो एक सही कन्वर्सेशन जो होता है कि आप एक बार नाम लीजिए और बार बार नाम को रिपीट ना करके आप उसके बदले उसका एक प्रोनाउन यूज कीजिए। अगर राम के बारे में बात करें तो आप एक बार राम बोले, बाकी ही आगे बोल के अपन कंटिन्यू करें। अगर हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक बार सीता बोलिए, बाद में क्या लीजिए? शी लीजिए। अगर आप पेन के बारे में बोल रहे हैं तो एक बार पेन बोलिए, बाकी आप इट लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जो प्रोनाउन होता है ना, बेसिकली नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं कि बार बार नाउन रिपीट ना हो आपका। जब नाउन बार बार रिपीट नहीं होता है तो वो चीजें अच्छी लगती है सुनने और बोलने में। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? देखिए नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की तारीफ करने वाला शब्द क्या है? एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव में बात करूं, द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव, बोलते हैं हम इसको विशेषण। अभी भी नहीं समझ में आया? आप समझिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, तो वो शब्द जो तारीफ या बुराई कर रहा है वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। केवल तारीफ नहीं, तारीफ या बुराई। जैसे मैंने बोला गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है ना वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं बोला ठीक है, मोहन इज अ अगली बॉय, बोला मोहन इज अ अगली बॉय। अब यहाँ पे मैं मोहन को बदसूरत बोला और गीता को खूबसूरत बोला। आपको अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने एक बार बोला कि वह सुंदर है तो तारीफ किया, मैंने दूसरी बार बोला कि वह बदसूरत है तो मैंने बुराई किया। समझे बात? तो यहाँ पर जो अगली वर्ड है वो भी क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन वर्ब में। क्या होता है वर्ब? वर्ब क्या होता है? देखिए वह शब्द जिसको सुन करके आपको लगे कि भैया इस काम को करने में मेहनत लगेगा या पसीना निकलेगी, मतलब थकावट महसूस होगा या पसीना निकलेगा, वो कहलाता है आपका वर्ब। समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि रन, मैंने क्या बोला? एक वर्ड रन, मतलब दौड़ना। तो रन, आप सोचिए जब दौड़ने की बात हो रही तो दौड़ने से क्या थकान महसूस होगा? हाँ, 101% हम दौड़ने से थक जाते हैं। अब सोचिए क्या दौड़ने से पसीना निकलेगा? जी हाँ, बिल्कुल दौड़ने से पसीना निकलेगा ही निकलेगा। समझे बात को? तो रन, रन का मतलब होता है भैया दौड़ना, और दौड़ने में थकान महसूस होती है और पसीना निकलता है। तो जिस भी चीज में, जिस भी काम को करने में आपको थकान महसूस हो या पसीना निकले, वो आपका कहलाता है वर्ब। अभी हम मोटा मोटी इसको समझ के चलते हैं, आगे हम और इसको डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया अपन किसमें? एडवर्ब में। किसमें आते हैं अपन? एडवर्ब में। क्या है एडवर्ब? कुछ नहीं, बस एक चीज समझिए
किसी भी काम के करने के तरीके को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है आपका? एडवर्ब कहलाता है। किसी भी काम के करने को बताने वाला शब्द आपका कहलाता है एडवर्ब, काम के करने के ढंग को। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका करने का तरीका क्या है, उसे करने का ढंग क्या है, एक शब्द आया ढंग, तो वही जो शब्द डिफाइन करे कि हाँ भैया इसका ढंग ऐसा है, तो वो जो वर्ड आएगा वो कहलाएगा आपका एडवर्ब। अब समझिएगा चीजें। अब मैंने बोला राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब। राधा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, तो राधा इज राइटिंग अ लेटर। तो राधा एक पत्र लिख रही है, राइट कर रही है। तो अब यहाँ पर राधा पत्र लिख लेगा, मैं लिखने का तरीका थोड़ा डिफाइन कर दूं। राधा इज राइटिंग अ लेटर ब्यूटीफुली, या फिर राधा इज ब्यूटीफुली राइटिंग अ लेटर। तो अब जो लेटर जो लिखा जा रहा है उसका ढंग कैसा है कि बहुत सुंदरता से, मतलब राधा सुंदरता से पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? राधा सुंदरता से पत्र लिख रही है। अब जो लिखने का तरीका है वो क्या है कि भैया हाँ सुंदरता से वो पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पर जो एक वर्ड आया ना ब्यूटीफुली, वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है वो? एडवर्ब है। एडवर्ब भी कई प्रकार के होते हैं। अब आते हैं अपन प्रीपोजिशन में। किसमें आते हैं? प्रीपोजिशन में। द वर्ड विच टेल्स अबाउट टाइम, डायरेक्शन, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन, वह शब्द जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, दिशा, समय या संबंध को बताए एक दूसरे से। तो वो जो शब्द है जो संबंध को बता रहे हैं वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन। समझिएगा। अब समझिए एक टेबल है और ये पेन है। अब मैं इस पेन को एक टेबल के ऊपर रखूं, द पेन इज ऑन द टेबल। मैं क्या बोला? द पेन इज ऑन द टेबल। मान लीजिए अब मैं आपको बोलूं कि भैया टेबल के ऊपर पेन है, लेके आइए, तो क्या आप जाकर के टेबल के नीचे झांकने वाले हैं? क्या नहीं, मैंने एक शब्द बोला, क्या? ऊपर। स्थिति पता चली कहां पर है। तो जब भी एक वर्ड आया क्या? ऊपर, तो ऊपर जो वर्ड आया ना वो बता रहा है उसकी स्थिति को। द पेन इज ऑन द टेबल, मतलब ये पेन है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मतलब इसकी स्थिति अपने को पता चल रही है। समझिए, मैं आपको एक प्यारा सा सेंटेंस बताता हूँ, एक बहुत ही रटा रटाया सेंटेंस है, मैंने अपने टाइम पे रटा था बचपन में, मैं झूठ नहीं बोलूँ। जब मैं महात्मा गांधी के ऐसे याद करता था, मेरी भी स्थिति कुछ आपके जैसे ही थी, तो मैंने एक सेंटेंस रटा था। ठीक है, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये मैंने रटा था। अब यहां पर देखिए, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 1869, 1869 एक ईयर आया और उसके पहले क्या आया? ऑन। यहां पर ऑन क्या है? टाइम को बता रहा है, प्रीपोजिशन। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। अब एट पोरबंदर एक जो आपका पॉइंट लोकेशन है उसके बारे में आ रहा है। तो यहाँ पोरबंदर एक पॉइंट लोकेशन, एक बड़े लोकेशन के अंदर, तो एट आया। इन गुजरात एक बड़ा लोकेशन है, इन गुजरात, गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर ऑन, एट और इन जो है ना वो है यहाँ पे क्या? प्रीपोजिशन। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं भैया कंजंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द कंजंक्शन? बात करते हैं देखो कंजंक्शन बेसिकली इट इज अ पंडित। आप मान के चलिए क्या है? एक पंडित है। एक पंडित है। अब मान लीजिए भैया अगर कोई लड़का है, अगर उसको शादी करना है तो क्या वो लड़का घोड़ी लेके मंदिर चला जाएगा क्या कि पंडित जी लीजिए ये मैंने लाया घोड़ी, करा दीजिए शादी? अरे भैया एक व्यक्ति का एक घोड़ी से कैसे शादी हो सकता है? अरे मान लो हो भी गया तो प्रोडक्ट क्या आधा आदमी आधा घोड़ा होगा क्या? नहीं ना, तो संभव नहीं है वो चीजें। संभव है क्या? नहीं, असंभव है। ठीक है, कैंसल सीधा। तो बेसिकली कंजंक्शन का काम है भैया ये दो एक प्रकार की चीजें जोड़ता है। जैसे तो मैंने बोला क्या पंडित है ये। समझिए, जब मैं तारीफ करूं, जब मैं बोलूं राम और श्याम, मैंने क्या बोला? राम और श्याम, राम एंड श्याम। राम इज ऑल्सो अ नाउन एंड श्याम इज ऑल्सो अ नाउन। तो राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है, दोनों नाम है और जोड़ा किस जा रहे हैं? एंड। दोनों में कॉमन चीज है, क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। मैंने बोला राधा इज ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट। मैंने क्या बोला? राधा इज ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट। राधा सुंदर है और मासूम है। तो उसकी विशेषता मैंने बताया सुंदर से और बताया मासूम से, दोनों एडजेक्टिव है। जुड़ने के लिए क्या आ रहा है आपका? बीच में आ रहा है एंड, वही क्या है आपका? कंजंक्शन। द वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड, टू फ्रेज, टू सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। बेसिकली ये जो कंजंक्शन है इसकी उत्पत्ति के लिए हम दो चीजें जानते हैं। एक वर्ड होता है कंजॉइन। क्या होता है? कंजॉइन। कंजॉइन का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना होता है। एक वर्ड होता है भैया जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। और जंक्शन वो होता है, आप याद कीजिए, रेलवे जंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर कई रूट्स आपस में आके जुड़ते हैं, तो क्या होता है? जंक्शन होता है। तो आप या तो कंजॉइन मान लीजिए या जंक्शन मान लीजिए। वह ये जो कंजंक्शन है ना, इसका उत्पत्ति या तो आप कंजॉइन शब्द से मान लीजिए या जंक्शन से मान लीजिए। दोनों का मतलब सेम होता है, जोड़ना ही होता है।
ये भैया किसी भी मेन क्लॉज को किसी दूसरे मेन क्लॉज से जोड़ सकते हैं, या फिर किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट वाक्य को किसी दूसरे कंप्लीट वाक्य से जोड़ सकते हैं, एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से जोड़ सकते हैं, एक फ्रेज को किसी दूसरे फ्रेज से जोड़ सकते हैं, या एक इंडिपेंडेंट वाक्य को दूसरे डिपेंडेंट वाक्य से जोड़ सकते हैं। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपस में जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन के मैं प्रकार की बात करूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला जो होता है भैया वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो तीसरा होता है भैया वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं फैन बॉयज, एक ट्रिक याद रखिएगा, फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ये देखिए ये 7 होते हैं फैन बॉयज, FANBOYS, ट्रिक है याद करने का, फॉर एंड नॉर बट और येट से और येट सो, ये क्या है यहाँ पे कंजंक्शन है। फिर आते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पर बिकॉज, ये सारे वर्ड्स है जो यहाँ पर जोड़ते हैं। फिर आता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि भैया जनरली पेयर्स में देखे जाते हैं। किसमें देखे जाते हैं? पेयर्स में, जैसे नीदर और, इधर और, बोथ एंड, एज, ये सारे क्या है आपके कंजंक्शन है। फिर आते हैं अपन किसमें? इंटरजेक्शन में। किसमें आते हैं? इंटरजेक्शन में। बेसिकली इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जो है ना भैया, किसी भी समय किसी स्थिति को देख करके हमारे अंदर उत्पन्न हुई सडन फीलिंग का नाम है, ठीक है। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम है, समझिए। आपके पड़ोसी भावना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं भैया आपके मन की भावना का, समझिएगा। मान लीजिए आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, और अचानक से एक आपके पिताजी की उम्र के लगभग व्यक्ति होंगे, वो आराम से बाइक में आ रहे हैं और अचानक वो गिर जाते हैं किसी कारणवश, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ओह! क्या बोले? ओह! तो क्या आप घर से सोच के आए थे क्या कि हाँ, ये सर गिरेंगे तो हम इनको ओह बोलेंगे? नहीं ना। मान लीजिए वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा गिरते हैं और थोड़ी दूर घसीटते हुए चले जाते हैं, आप क्या बोलेंगे? आस! क्या बोलेंगे? आस! गलत हुआ। तो ये जो आस है, आप घर से सोच के आए थे कि हाँ, भैया ये गिरेंगे और थोड़ा घसीटते हुए चले जाएँगे, क्या बोलेंगे उनको? आस। अब समझिए, मान लीजिए आपका 500 का नोट घर में घूम गया है, 500 रुपए का नोट घर में घूम गए। अब आप परेशान हैं। अब आपका छोटा भाई या बहन उसको पाता है और आपको ला के देता है। हालाँकि चांसेस कम है, वो मिलेगा तो वो रख लेंगे, वो बात अलग है। मान लीजिए आपको उसने ला के दिया, तो अब आप ला के दिए तो अब आप खुश होंगे तो क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा, क्या बोलेंगे? शाबाश। तो क्या आप सोच के रखे थे क्या कि आपका 500 करोड़ यदि कोई ढूँढ के लाएगा आप उसको शाबाश बोलेंगे? नहीं। उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके मुँह से वो क्या हुआ? वो भावना आपका व्यक्त हुआ। हाँ, शाबाश। ठीक है? अच्छा समझिए, अभी जो ये आया है रिजल्ट 10वीं और 12वीं का, मान लीजिए आपका छोटा भाई या बहन उस क्लास में पढ़ते हैं। अब वो रिजल्ट आया, मान लीजिए 90, तो क्या आपने सोच के रखा था क्या कि भैया वो परसेंट लाएगा तो हम उसको बोलेंगे शाबाश? नहीं ना। तो अचानक उस परिस्थिति को देख करके निकलती है जो चीजें, वो क्या है आपकी सडन फीलिंग, उसी का नाम इंटरजेक्शन। समझिए जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई आड़ा टेढ़ा चलाता हुआ 17-18 साल का लड़का आ रहा है। 17-18 साल में जनरली ऐसा होता है, और वो बहुत इधर-उधर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है और अचानक वो गिरता है, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ। क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ। या मान लो नहीं गिरा, निकल गया, तो क्या बोलते हैं? मरेगा। होता है कि नहीं होता है? तो भैया जो अचानक जो आपके आपने सोच के तो नहीं देखा था ना कि एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसको अपने को मरेगा बोलना है। क्यों भैया, हम क्यों बोलेंगे? लेकिन उस परिस्थिति को देख करके हमारे मन के अंदर से जो भावना निकली, वही भावना का नाम क्या है? इंटरजेक्शन। समझे बात को? अब अपन देख लिए ये क्या होते हैं। अब बेसिकली अब समझते हैं नाउन के बारे में। देखिए, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहले अपन नाउन की डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, नाउन का अपन डेफिनेशन जानते हैं भैया, आपको बचपन से याद है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बस आपको एक छोटा सा चीज ऐड करना है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम हो सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। समझे बात को? बस एक चीज ऐड करना है, एन आइडिया। यहां पर भैया 5 कैटेगरीज होती है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। जो पहला होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसमें भैया एक डेफिनेशन जो आप बचपन से स्कूल में पढ़े ना, वो इसमें आता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। सेकंड जो है वो कॉमन नाउन है। सेकंड क्या है आपका? कॉमन नाउन है। मतलब किसी भी चीज के, मतलब अपन नहीं समझते, अपन बस कैटेगरी देखते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन,
दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा जो होता है भैया वो होता है कलेक्टिव नाउन, जो चौथा होता है वो मटेरियल नाउन, और पांचवा जो होता है आपका वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। आते हैं प्रोनाउन में। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने काइंड्स होते हैं? 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 11 प्रकार होते हैं भैया प्रोनाउन के। देखिए मैं 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते। पहला हुआ पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हुआ इम्पर्सनल प्रोनाउन, तीसरा जो होता है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो कि ओनरशिप दिखाता है। जो चौथा होता है भैया वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्स करता है आपके द्वारा किए गए काम का प्रभाव आप पर ही दिखाने के लिए। फिर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि भैया जोर डालता है किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी नाउन और प्रोनाउन पर। जो अगला होता है वो होता है भैया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट शोज म्यूचुअल एक्शन, नॉट म्यूचुअल फंड, इट्स म्यूचुअल एक्शन। समझे? जो क्रिया दोनों तरफ से बताया जाए। आगे बढ़ते हैं अपन म्यूचुअल एक्शन के बाद, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद जो अगला जो कैटेगरी होता है वो होता है भैया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर जो उसके आगे होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर जो अगला होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव के बाद आता है रिलेटिव, एंड द फाइनल लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। समझ में आया? नाउन और प्रोनाउन हमने लगभग सारी चीजों को जान लिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्पीच में इनका प्रयोग कैसे होता है। मान लीजिए मैं एक भाषण दे रहा हूँ, समझिए, मान लीजिए मैं एक भाषण दे रहा हूँ गांधी जी के बारे में। गांधी जी मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, आज कौन नहीं चाहता कि उनके पास गांधी जी हो। असली वाले गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो नोट पे छपा होता है उनकी बात कर रहा हूं। अब समझिएगा बात को, अब मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी के बारे में, स्पीच देता हूँ, समझिए, मैं भाषण दे रहा हूँ। मैं पहले क्या बोलूंगा? महात्मा गांधी, हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने क्या बोला? उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो पूरा नाम आया ना वो क्या है? नाउन है। अब मैं बार बार मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी तो नहीं बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा? ही वॉज अ ग्रेट मैन। मैंने क्या बोला? ही वॉज अ ग्रेट मैन। अब मोहनदास करमचंद गांधी के बदले जो ही आया वो क्या हुआ? आपका प्रोनाउन। देखिए स्पीच में कैसे होता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, अपन डिटेल में सब चीज को पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है तो हम थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या होती है चीजें। आते हैं अपन किसमें? एडजेक्टिव में। किसमें आते हैं? एडजेक्टिव में। समझिएगा, अब मैंने बोला ही वॉज अ ग्रेट मैन, मतलब वह एक महान व्यक्ति थे। तो एक वर्ड आया ग्रेट, अब मैं तारीफ कर रहा हूं, तो ये जो वर्ड आया ना ग्रेट, वो क्या? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। आते हैं अपन वर्ब में। अब मैंने बोला ही स्टार्टेड सत्याग्रह। मैंने क्या बोला? ही स्टार्टेड सत्याग्रह, मतलब उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। तो स्टार्ट करना एक वर्ब है, मेहनत लगता है ना स्टार्ट करने में। अगर मैं अपनी बाइक आपको दे दूं, समझिए, अभी तो मेरे बाइक में सेल्फ है, अगर मान लीजिए वो किक वाली बाइक को मैं आपको दे दूं, चलो स्टार्ट करो, तो मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा। तो स्टार्ट करना बेसिकली क्या है? वर्ब है। मैंने क्या बोला? ही स्टार्टेड सत्याग्रह। तो यहाँ पर एक वर्ड आया स्टार्ट, वो क्या है? आपका वर्ब है। आते हैं पर एडवर्ब में, मतलब वर्ब के तरीके को बताने वाला, मतलब किसी भी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। मैंने बोला ही कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। मैंने क्या बोला? ही कामली कंप्लीटेड द सत्याग्रह, मतलब उन्होंने जो कंप्लीट किया। कंप्लीट क्या है भैया? एक वर्ब है, कंप्लीट करना, पूरा करना। और उस वर्ब के करने का ढंग क्या है? पूरा उन्होंने कैसे किया? बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, कामली। तो एक जो वर्ड आया ना भैया कामली, वो क्या है? हुआ आपका एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। बेसिकली जो एडवर्ब होते हैं ना, वो एडजेक्टिव के साथ जब आप एल वाई जोड़ते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। तो ही कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, या फिर ही कामली कंप्लीटेड सत्याग्रह। तो यहाँ पर जो ढंग है उन्होंने भैया जो कंप्लीट किया, एक जो वर्ड आया कामली, तो वो कामली क्या है? एडवर्ब। आगे आते हैं प्रीपोजिशन में। क्या होता है प्रीपोजिशन? अब समझिए, अब मैं एक सेंटेंस बताया था ना आपको, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो यहाँ पर देखिए ऑन, एट और इन, ये क्या है? आपके प्रीपोजिशन। अब आते हैं अपन आगे कंजंक्शन में। अब मैं बोलूं यदि गांधी जी वॉज वेरी ब्रेव एंड स्मार्ट, मतलब गांधी जी जो थे बहुत ज्यादा ब्रेव थे और स्मार्ट थे। तो ब्रेव मतलब होता है साहसी, स्मार्ट मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिशील, बुद्धिमान। तो ब्रेव भी एक एडजेक्टिव है और स्मार्ट भी एक एडजेक्टिव है, और बीच में जोड़ा किससे? हमने एंड से। तो एंड क्या है? आपका कंजंक्शन है। अब आते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अब मैं बोलूं उनके कार्य को देखते हुए, ब्रावो महात्मा गांधी जी, मतलब आपको मतलब शाबाशी दो, शाबाश महात्मा गांधी जी आपने ऐसे किया। हालांकि मैं क्या होता हूं उनको शाबाशी देने वाला, पर मान लीजिए आपकी फीलिंग है कि आप भाई शाबाशी देना चाहते हैं, शाबाश। तो एक जो वर्ड आया ब्रावो
एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब उल्टा आई। क्या बोलते हैं? उल्टा आई, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके बाद जरूरी है। समझ में आई चीजें आपको? ये होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली कोई भी स्पीच इन्हीं पार्ट से मिलकर के बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें से अपन पकड़ लेते हैं किसको? नाउन को। किसको पकड़ लेते हैं? नाउन को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ते हैं? नाउन को। और हम समझ लेते हैं नाउन के बारे में, क्या होता है नाउन। नाउन क्या होता है समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं नाउन की, ठीक है। मैं बात करूं अगर इसकी डेफिनेशन की, मैं बात करूं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। यहां तक आप जानते हैं, स्कूल में रटा रटाया परिभाषा है। बस यहाँ पे एक चीज बस और जोड़ेगा, और एन आइडिया। और एन आइडिया। नाउन क्या है भैया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है आपका? नेमिंग वर्ड है। मतलब किसी भी चीज का नाम क्या होता है आपका? नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला श्याम, मैंने क्या बोला? श्याम व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मैंने बोला सीता लड़की का नाम है, ये पुरुष, ये महिला का नाम है। और आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने बोला ताजमहल, भैया एक मॉन्यूमेंट का नाम है, वस्तु का नाम है, समझिए। और मैंने क्या बोल दिया? पेन, पेन भी एक वस्तु का नाम है। और अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोल दिया, मान लीजिए काइंडनेस, मैंने क्या बोला? काइंडनेस, दयालुता। आपकी विचार है भैया कि आप कितने दयालु हैं। और यदि मैं बोलूं इसमें, तो मैं एक वर्ड लिख देता हूं, भैया ये स्थान का नाम है कि नहीं है? तो बेसिकली यही सब क्या है? आपके नाउन है। यही सारी चीजें क्या है? आपकी नाउन है, ठीक है। यही चीजें जो है ये आपकी क्या है? नाउन है। श्याम, सीता, ताजमहल, पेन, काइंडनेस, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अपन नाउन में, चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए नाउन, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं भैया काइंड्स ऑफ, नहीं पहले अपन काइंड से पहले अपन यूसेज देख लेते हैं, माफ कीजिए। पहले हम क्या देख लेते हैं? यूसेज देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यूसेज ऑफ नाउन। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो चीजें समझाने वाला हूँ वो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए हम पहला यूसेज देखते हैं भैया, इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। देखिए जैसे मैं आपको एक बहुत नया सेंटेंस बताता हूँ, आपने नहीं सुना होगा। राम आम खाता है। अभी अभी मैंने याद किया, ये सेंटेंस कभी बना ही नहीं था, ठीक है। क्या था? राम आम खाता है। सुने थे कभी इससे पहले ये सेंटेंस? नहीं ना। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, राम आम खाता है। मैं लिख देता हूं, चलिए। राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। अब यहां पर देखिए, इसकी मैं बारे में आपको तीन बातें बताने वाला हूं। अब देखिए इस सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। क्या खा रहा है? आम। तो जो मेन काम करने वाला व्यक्ति होता है ना सेंटेंस में, या जिसकी बात हो रही होती है, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। ये जो राम है ना, ये जो राम है, ये क्या है आपका? ये है भैया आपका सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये है आपका सब्जेक्ट। क्लियर है बात? और ये जो ईट्स है ना, ईट्स, ये क्या है आपका? वर्ब है, खाना। क्या है? ये क्रिया है भैया। खाने में मेहनत लगता है ना, खाने में मेहनत लगता है। जब देखिएगा, जब लोग खाते रहते हैं शादी पार्टी में, तो उनके पसीना निकलते रहता है। तो वो क्या है? मेहनत का काम है खाना, ठीक है। और अपने पैसे का खाना और बड़ी मेहनत का काम है, ठीक है। फ्री का खाना थोड़ा कम मेहनत है, लेकिन उसमें मेहनत है। आगे आते हैं भैया मैंगो। अब बताइए राम खा क्या रहा है? आम खा रहा है। आप समझिएगा बात को। जब सब, तो जिस पर वो प्रभाव पड़ रहा है, वो वर्ड जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। समझिएगा, सब्जेक्ट राम है, खा रहा है, मतलब वो क्या है? वर्ब है। खाया क्या जा रहा है? आम। मान लीजिए आम इतना बड़ा है। जब राम खा रहे हैं तो आम पहले इतना बड़ा है, फिर छोटा 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 छोटा, लास्ट में क्या बचेगा? उसका बीज बचेगा, गुठली बचेगा। तो वो जो बीज बच गया, मतलब प्रभाव तो आम पे पड़ा ना भैया। आम पहले तंदुरुस्त था, अब केवल उसका कंकाल बच गया, हड्डी बच गया।
तो यह देखो राम जो खा रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है आम पे, तो राम क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और ये आम क्या होगा भैया आपका ऑब्जेक्ट होगा। पहली चीजें जो मेन काम कर रहा होता है सेंटेंस में वो कहलाता है सब्जेक्ट, और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का लोकेशन देखिए, राम कहां पे है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और देखो मैंगो कहां पर है सेंटेंस के लास्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जनरली सामान्यतः कहां पे आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं, ये आते हैं भैया सेंटेंस के लास्ट में। कहां पे आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। दो बातें आपने जाना, सेंटेंस में मेन काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि सेंटेंस में सामान्यतः जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तीसरी बात ये जानिए कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट, जो आपका जो जैसे ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होते हैं और ये जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। सेंटेंस या तो कोई नाउन ही बनेगा या तो कोई प्रोनाउन ही बनेगा, या तो किसी चीज का नाम बनेगा या नाम के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही, शी, इट, दे, ठीक है, आई, वी, यू, ये बन जाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो या तो आपका नाउन हो सकता है या तो फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो आपके नाउन हो सकते हैं, वो या तो आप हो सकते हैं या तो फिर प्रोनाउन। समझे बात को, हमने यहाँ पर तीन चीजें समझी भैया। कितनी चीजें समझी, तीन चीजें हमने समझी। पहला हमने देखा कि भैया एक सेंटेंस है राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। यहाँ पर हमने देखा कि भैया जो मेन काम करने वाला व्यक्ति वो कहलाता है सब्जेक्ट, और उसके काम का प्रभाव जिस पे पड़े वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो आम है कि वो ऑब्जेक्ट है। हमने दूसरा बात ये नोट किया कि भैया सब्जेक्ट का लोकेशन जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, यहाँ पर देखिए आया हुआ है राम, और ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो होता है जनरली सेंटेंस के लास्ट में होता है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है मैं। तीसरी बात हमने ये जाना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। हमने ये तीन बातें जानी, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं अदर यूसेज ऑफ नाउन। अभी हम नाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं भैया अदर यूसेज ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन हम देखते हैं भैया अदर यूसेज ऑफ नाउन। अदर यूसेज ऑफ नाउन, नाउन के और भी दो यूज है। और भी कितने यूज है, दो यूज है, समझिएगा, नाउन के और भी दो यूज है। अब कैसे कैसे हैं देखते हैं अपन। जो पहला है भैया वो होता है नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। किसके तौर पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे होता है। पहला यूज जो होता है नाउन का, फर्स्ट यूज, वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, ठीक है। और यूज जो होता है वो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और जो अगला होता है ना सेकंड यूज, वो होता है भैया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, समझिएगा चीजों को। आपको ये तो पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होते हैं, राम पिछले संडे मैंने समझाया सब्जेक्ट है। आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। देखिए क्या कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो होता है वो होता है भैया एक तारीफ, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना कि मुझे भैया कॉम्प्लीमेंट की तारीफ कर दे, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो सब्जेक्ट की तारीफ जब हम किसी नाउन से करें, देखिए सब्जेक्ट भी खुद नाउन या प्रोनाउन होगा नो डाउट, जब हम उसी का तारीफ कोई एडजेक्टिव ना लेकर के, जनरली तारीफ करने का काम आपके एडजेक्टिव का है, लेकिन जब हम कोई एडजेक्टिव ना लेकर के हम कोई नाउन लेकर के ही सब्जेक्ट की तारीफ कर दें, और कोई नाउन लेकर के ही अपन ऑब्जेक्ट की तारीफ कर दें, ठीक है, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं उस नाउन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर वहां पे वो नाउन नहीं कहलाएगा। देखिए एग्जांपल समझिए, समझिए एग्जांपल, एग्जांपल समझिएगा। मैं पहले लेता हूं एग्जांपल भैया आपका SC मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किस एग्जांपल लेते हैं अपन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देते हैं पहले साधारण तौर पे।
देखते हैं पहले भैया क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कुणाल। मैंने क्या लिखा? कुणाल। मैंने लिखा एक सेंटेंस, कुणाल। कुणाल इज माई फ्रेंड। मैंने क्या लिखा? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। सब्जेक्ट कौन है बताइए? हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो मेन काम करे या जिसके बारे में बात हुई, क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। अब देखिए कॉमन नाउन कैसे, फ्रेंड नाउन कैसे हुआ, समझिएगा। नाम कैसे हुआ आप समझिएगा। मैं आपको बस उदाहरण बताता हूँ। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं मुझे नहीं पता, आप लेकिन जिस भी एज ग्रुप के हैं, लेकिन जो आपका फ्रेंड होगा वो लगभग आपका हम उम्र होगा। तो लगभग हमारे एज का ऐसा व्यक्ति जो सीधे मुंह कभी बात ना करता हो और साधारण तौर पे एक बात में एक सेंटेंस कंप्लीट होने पे लगभग एक गाली देता हो। समझिएगा, गलत नहीं है, सही है। समझिएगा, लगभग हमारे एज ग्रुप का हो और जब वो बात करे तो बीच बीच में उसके मुंह से गाली निकले, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति फ्रेंड ही कहलाएगा ना। तो ऐसे करने वाले सारे दोस्त कहलाएंगे? हाँ, कुछ दोस्त एक आध शरीफ। ठीक है। तो मान लीजिए वो ऐसा करने वाले, हम उनको जिस नाम से जान रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेंड बोल रहे हैं। तो कॉमन नाम क्या है उनका? फ्रेंड है, तो अपन इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो फ्रेंड क्या है? यहाँ पर नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अभी आप वो मत जानिए कि क्या होता है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन है। अब समझिएगा, सब्जेक्ट हो गया कुणाल और फ्रेंड हो गया एक कॉमन नाउन। अब बताओ, यहाँ पर एक व्यक्ति है कुणाल, दिख रहा है ये व्यक्ति? हाँ दिखना चाहिए। देखो लंबा, देखो लंबा है, लंबा ऊपर हाथ रखता हूँ। ये कुणाल है एक व्यक्ति। अब मैं इस कुणाल की बात कर रहा हूँ, समझिएगा। अब मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। मैंने क्या बोला? कुणाल इज माई फ्रेंड। तो कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? कुणाल के बारे में। और कुणाल को आइडेंटिफाई किससे कर रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है? उसकी विशेषता क्या है? वह मेरा दोस्त है। तो कुणाल को बता रहा है कौन? ये फ्रेंड। ये फ्रेंड क्या कर रहा है? उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, बता रहा है उसकी विशेषता को। और बीच में क्या आया हुआ है? इज। अब बताइए इज क्या है? कुछ लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, कुछ बोलेंगे सर लिंकिंग वर्ब। देखिए इज के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले आप 5 चीजें समझिए। इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 चीजें आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब आए, कोई क्रिया हो रहा हो, ठीक है, राम इज रनिंग, ठीक है, सीता इज ईटिंग, ठीक है, वी आर राइटिंग, जब इज, एम, आर के बाद कोई मेन वर्ब आए तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि मेन वर्ब आ गए तो उसको हेल्प कर रहे हैं, क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो, इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं, कोई काम नहीं हो, बस मैं बता रहा हूँ कुणाल मेरा फ्रेंड है, तो यहां पर जो ये इज है ना, ये कहलाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब है। समझे बात को? मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, माय आपका पजेसिव डिटरमिनर है, ठीक है, मेरा दोस्त है, उसको आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये पजेसिव डिटरमिनर, पर आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन में क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन और क्या होता है पजेसिव डिटरमिनर, टेंशन मत लीजिए। अब ये फ्रेंड क्या है? नाउन है। तो कुणाल की विशेषता है कि वह मेरा दोस्त है, और मैं कुणाल की विशेषता एक शब्द से बता दे रहा हूं, जो कि अपने आप में खुद क्या है? नाउन है। और ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कुणाल की विशेषता बता रहा है। तो ये नाउन तो है, लेकिन अब क्या है ये? क्योंकि ये सब्जेक्ट का विशेषता बता रहा है, इसलिए अब ये है भैया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? टेंशन। और अगर मैं छोड़ देता तो आपको लगता कि सर इसको स्किप क्यों कर दिए, बिना समझाए आगे क्यों बढ़ गए, फिर आप वहीं पे फंसे रहते। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए, मान लीजिए 50% समझ में आ रही है, ज्यादा ना आए तो भी अभी आप माइंड मत कीजिएगा, हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं नाउन के बाद। अब आते हैं अपन किसमें? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, ओसी में आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा पेंटेड हर नेल्स, मतलब राधा ने अपने नाखून को रंगा। राधा ने क्या किया भैया? अपने नाखून को रंगा। मेन काम कौन कर रहा है इसमें? राधा। तो राधा क्या हुई आपकी? सब्जेक्ट। ये क्या हुई? सब्जेक्ट। क्या किया उसने? पेंट। तो ये क्या बन गया आपका? वर्ब। हर क्या है आपका? पजेसिव डिटरमिनर है। और नेल्स क्या है भैया? ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि भैया राधा जो रंगने का, जो पोतने का जो काम कर रही है ना, पेंट करने का, उसका प्रभाव किसे पड़ेगा? नाखून पर ही ना। राधा रंगेगी तो नाखून ही तो रंगाएगा।
तो ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट को, अरे मान लीजिए समझिए ये जो चीज दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो नेल्स है ना, तो नाम ही क्या है आपका, नाउन है। और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। तो ये नेल्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं ऐसा शब्द लूं जो इस नेल्स की विशेषता बता दे, लेकिन वो एडजेक्टिव ना हो, वो स्वयं भी क्या हो, नाउन हो। अच्छा समझिए कलर का नाम नाउन होगा क्योंकि वो नाम है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूं रेड, मैंने क्या लिख दिया, रेड। तो यहाँ पर देखिए रेड क्या है, एक कलर का नाम है मतलब नाउन है, लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं, इस नाखून की विशेषता, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। तो हम एक नाउन से, ये क्या है रेड आपका नाउन है, तो जब हम एक नाउन से विशेषता बता दें किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये नाउन ना कहला के क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझे बात, क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आई चीजें इतनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया काइंड्स ऑफ नाउन में कहां आते हैं अपन, नाउन में कहां पे आते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, नाउन के प्रकार में आते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश में टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड द फाइनल पांचवा। पहला जो होता है भैया वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। जो तीसरा जो होता है भैया आपका वो होता है भैया कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जो चौथा जो होता है भैया वो होता है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। पांचवा जो होता है भैया वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला क्या है आपका, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है आपका मटेरियल नाउन और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है, बस अपन समझेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो आप नाउन का डेफिनेशन जानते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, वो आपका प्रॉपर नाउन है। याद रखिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, एनी स्पेसिफिक, निश्चित, पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम। यहां पे आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन प्लेस में ही लगभग आ जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या, मैं आपको बोलूं व्यक्ति का नाम राम, ठीक है, वस्तु में मान लीजिए हम ताजमहल, भाई वो भी तो एक वस्तु ही है, मॉन्यूमेंट का नाम है, हम ले लेते हैं ताजमहल। ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो क्या हो गया, राम ताजमहल। इस स्थान में लेता हूं दिल्ली, DELHI दिल्ली, वो जगह का नाम है। और संस्था जहां पे हम अभी खड़े हैं, उड़ान IAS एकेडमी, ये क्या हुआ, संस्था का नाम हुआ। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान या संस्था का नाम हमारा प्रॉपर नाउन है, जैसे कि राम ताजमहल दिल्ली और उड़ान IAS एकेडमी, या फिर आप यूनाइटेड नेशंस भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। आगे आते हैं अपन किसमें, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन कुछ नहीं, बेसिकली ये किसी भी जाति या प्रजाति का नाम होता है, समझिएगा। कम हाइट का, 4 पैरों वाला, जिसकी दुम मुड़ी हो पीछे से, मुंह नुकीलेदार हो, 4 नुकीले दांत हो और भौंकता हो, क्या कहलाएगा, कुत्ता कहलाएगा। तो बताइए क्या आपके मोहल्ले में ऐसा करने वाले कुत्ते कहलाएंगे, तो मेरे मोहल्ले में क्या वो शेर कहलाएंगे क्या, नहीं। बेसिकली ऐसा करने वाले को हम कॉमन एक नाम से जानते हैं, हाँ भैया डॉग बोलते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सारे जितने भी होली त्योहार आते हैं उसमें उनको शेर बनाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल एकदम डिजाइनदार, हालांकि बन नहीं पाते। ठीक है, अ डॉग कैन नॉट बिकम अ लायन। ठीक, समझिए। तो जो डॉग है ना, तो ऐसा करने वाले सारे डॉग होंगे, मेरे गली के हो चाहे आपके गली के हो, हर जगह क्या है, डॉग है। और समझिएगा लगभग 5-6 फुट का मनुष्य, जो 2 ही कपड़े पहनता हो, एक ऊपर एक नीचे, साधारण तौर पे रहता हो,
ठीक है, जिसकी दाढ़ी मूछे हो, क्या कहलाएगा? बॉय कहलाएगा, मैन कहलाएगा। तो ऐसे दिखने वाले सारे सभी को हम क्या बोल सकते हैं? बॉय या मैन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और समझिएगा, लगभग 4-5 फीट की हाइट वाला मनुष्य जो रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनता हो और मुंह पर बहुत सारे पेंट किए हुए हो, मेकअप, और जब वो मुंह धोए तो उसका असली चेहरा सामने आता हो, वो क्या कहलाएगा बताइए? गर्ल कहलाएंगी? कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? वुमेन कहलाएंगे? तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। तो बॉय एंड गर्ल कॉमन नाउन, बेसिकली डॉग, बॉय एंड गर्ल कॉमन नाउन में कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने कहा डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते की जात। मैंने कहा बॉय मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी जात, पुरुष जात। मैंने कहा लेडी मतलब गर्ल, तो गर्ल क्या हुआ आपका? गर्ल हुआ आपका महिला जाति। कहते हैं कि कहते हैं जनरली पुरुष जात महिला जात कहते हैं ना, तो बस वही जाति या प्रजाति का नाम क्या है आपका? कॉमन नाउन है। आगे आते हैं भैया कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में एक चीज समझिएगा, हम डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। कलेक्टिव नाउन में आप एक चीज पढ़िएगा, समझिएगा भैया, कलेक्टिव नाउन एक जैसे दिखने वाले, जिनमें कॉमन गुण हो, समान गुण हो, ऐसे लोग जब एक साथ आते हैं जो उनका कलेक्शन बनता है, वो कलेक्शन क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये एक ग्रुप का नाम है। किसका नाम है? ग्रुप का नाम है। समझिएगा बात, एक जैसे दिखने वाले, मैं मान लीजिए ले लेता हूं स्टूडेंट्स को। स्कूल में जब आप पढ़े हैं, सभी तो स्कूल गए होंगे, स्कूल जब आप पढ़ते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। कॉमन क्वालिटी, सामान्य गुण ये है कि सारे पढ़ने आते हैं, जो वो एक जैसे दिखते हैं, समान दिख रहे हैं। और सामान्य गुण ये है कि सारे पढ़ने आते हैं। जब मैं अलग अलग बोलूं तो स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, विद्यार्थी 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 बोलूंगा, एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी। लेकिन जब सारे स्टूडेंट जब एक साथ आते हैं, जब उनका जो ग्रुप बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो उस ग्रुप का नाम हमने नहीं रखा, वो खुद ब खुद क्या बना? क्लास। और समझिए सैनिक, जानते हैं आप सैनिक? सारे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, और सब में कॉमन क्वालिटी है कि भैया वो लड़ने में बिल्कुल एकदम महारथी होते हैं, निपुण होते हैं। तो जब मैं अलग अलग बोलूं तो एक सैनिक, दो सैनिक, तीन सैनिक बोलूंगा, एक सोल्जर, दो सोल्जर, तीन सोल्जर। लेकिन जब सब वो सोल्जर्स एक ग्रुप बना के आए तो अपन क्या बोलेंगे बताइए? आर्मी। मैंने तो नहीं बताया था कि अपन आर्मी बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? आर्मी। तो अपने आप उसका जो नाम होता है, तो बेसिकली इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। एक जैसे दिखने या कॉमन क्वालिटी रखने वाले लोगों का जब एक समूह बन जाता है, तो उस समूह का जो नाम होता है, वो नाम किसमें आता है? कलेक्टिव नाउन। वो समूह का नाम ना याद रखेगा। जैसे मैंने बोला क्या? क्लास और आर्मी। आगे बढ़ते हैं अपन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये किसी मटेरियल या इंग्रेडिएंट का नाम है। ठीक है, वी कैन सी और टच, जिसको हम देख या छू सकते हैं। एंड इट इज यूज वस्तुओं के निर्माण के लिए करते हैं। समझिएगा बात, मटेरियल नाउन में ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं। ठीक है, इनसे हम नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। और साधारण तौर पे हम इनको बिना यूनिट के नहीं नापते। यूनिट मतलब होता है इकाई। इकाई समझते हैं? इसमें टोटल 5 कैटेगरीज आती है। समझिएगा, 5 कैटेगरीज आती हैं। जो पहला जो कैटेगरी होता है आपका, वो जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है आपका नेम ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, मतलब नेचर में जो बिना मानव हस्तक्षेप के जो मटेरियल्स प्राप्त होते हैं उनका नाम। जैसे मैंने बोला गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी। ठीक है भैया, उनसे नई नई वस्तु बना सकते हैं ना, कि सोना से देखो कई सारी अलग अलग चीजें बनती है, लोहे से अलग अलग चीजें बनती है, कुर्सी, टेबल, चेयर, सोना से अंगूठी, पायल, गले का हार, लकड़ी से टेबल, कुर्सी सब बनते हैं, लोहे से भी टेबल, कुर्सी और बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट बनते हैं। तो बेसिकली इसमें पहला कैटेगरी जो है वो क्या है? नेम ऑफ द मटेरियल्स, जो कि नेचुरल तरीके से अपने पाए जाते हैं नेचर में। वो क्या है आपका? सोना, चांदी, लोहा। दूसरा कैटेगरी जो इसमें है भैया, वो है आपका आइटम मेजर्ड इन बल्क। ऐसी चीजें जिनको हम बल्क में मापते हैं, मतलब बहुतायत में नापते हैं। एक तरह के जैसे चीज चावल, एक चावल आप जब दुकान जाते बोलते कि भैया 2 लाख चावल के दाने पैक कर दो, अरे क्या धंधा बंद करवाओगे उसका? ऐसा नहीं होगा ना। क्या होगा कि भैया 2 किलो दे दीजिए, 3 किलो दे दीजिए, 4 किलो, 10 किलो चावल पैक कर दीजिए। तो चावल, दाल, शुगर, वाटर, जिनको हम बिना यूनिट के नहीं नाप सकते, यूनिट चाहिए, वो क्या आते हैं आपके? मटेरियल नाउन में आते हैं। समझे बात को? किसमें आते हैं वो आपके? मटेरियल नाउन में आते हैं। अपन भैया किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर में जानते हैं, नापते हैं ना। अगर दाल कच्चा हो तो किलोग्राम में, और पक गया हो तो मिलीलीटर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो वो हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरा जो कैटेगरी है भैया, इसमें नेचुरल फिनोमेना, जैसे रेन और स्नोफॉल, मतलब प्राकृतिक घटनाओं की बात कर रहा हूं मैं, रेन और स्नोफॉल। ठीक है, तो रेन और स्नोफॉल किसमें आते हैं? आपके मटेरियल नाउन में। चौथा जो कैटेगरी है जियोलॉजिकल बॉडी में, आप एक ही समझिए, लैंड। क्या समझिए? लैंड।
जमीन को भी भैया जैसे समझिएगा, मैं जब जियोलॉजी नेचुरल फिनोमिना की जब मैं बात किया हूँ, ठीक है, रेन और स्नोफॉल की, तो हम उसको भी नापते हैं ना यूनिट में, सेंटीमीटर में, कि भैया इतनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, नापते हैं, नो डाउट, बिल्कुल नापते हैं। एक जमीन, दो जमीन, तीन जमीन नहीं होता है, हम उसको नापते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर में अपन नापते हैं ना। जो पांच, ये हो गया चौथा कैटेगरी। अब देखिए मटेरियल नाउन में जो पांचवा कैटेगरी, ध्यान से समझिएगा, एक ही मटेरियल से बने अलग अलग शेप और साइज में दिखने वाले, जब सब एक साथ आते हैं तो जो उस ग्रुप का नाम होता है वो किसमें आता है, मटेरियल नाउन में। मैं ले लेता हूं एक मटेरियल, मान लीजिए लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ कुर्सी अलग दिखता है, पोडियम अलग दिखता है, टेबल अलग दिखता है, ठीक है, बैटरी स्टैंड अलग दिखता है, लेकिन जब सब साथ में आते हैं तो हम उनको एक कॉमन नाम से जानते हैं, वो है क्या, फर्नीचर। तो जो वर्ड आया फर्नीचर, वो इसका पांचवा कैटेगरी है। और समझ लीजिए एक मटेरियल में ले लेता हूं गोल्ड, सोना, सोना से बना हुआ पायल अलग दिखता है, गले का हार अलग दिखता है, बाजूबंद अलग दिखता है, पैर की पायल अलग दिखती है, जो लड़कियां जो कियारा टियारा जो पहनती हैं वो अलग दिखता है, लेकिन जब सब वो साथ में आते हैं तो उनका एक नाम बनता है गहने, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी किसमें आएगा, मटेरियल नाउन में। तो मटेरियल नाउन में हमने पांच चीजें देखा। पहला, पहला क्या देखा हमने, पहला हमने ये देखा नेम ऑफ द मटेरियल जो नेचुरल तरीके से अपने को प्राप्त होते हैं, मतलब सोना चांदी लोहा, गोल्ड सिल्वर आयरन, हम इनको भी नापते हैं ना भैया, तोला में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, लकड़ी को भी अपन किलोग्राम में नापते हैं। ये किसमें आएगा, मटेरियल नाउन में पहला। दूसरा कैटेगरी ये आया मटेरियल नाउन में कि आइटम मेजर्ड इन बल्क, इनको हम बल्क में मापते हैं, जैसे कि राइस हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, बिना यूनिट के नहीं नाप सकते, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर अपने को चाहिए। तीसरा जो कैटेगरी था भैया वो था आपका नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि रेन और स्नोफॉल, प्राकृतिक घटनाएं। आप रेन को भी सेंटीमीटर जानते हैं, नापते हैं ना, कि 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वर्षा। चौथा जो कैटेगरी हमने पढ़ा जियोलॉजिकल बॉडीज में, एक चीज हमने पढ़े क्या, लैंड। क्या पढ़ा हमने, लैंड, जमीन। जमीन को भी हम एक जमीन दो जमीन नहीं बोलते हैं, हम क्या किसमें नापते हैं, उसके लिए भी यूनिट है, किलोमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर। तो पांचवा कैटेगरी है, यही समझना है आपको, आइटम मैन्युफैक्चर्ड, मतलब एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाली चीजें, जब वो एक साथ आती हैं तो जो उनका नाम होता है वो नाम मटेरियल नाउन में आते हैं, पांचवी कैटेगरी में। समझिएगा, मैं एक मटेरियल आपको बताया था क्या, लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ कुर्सी अलग, टेबल अलग, चेयर अलग, पोडियम अलग, लेकिन जब वो सब साथ में आते हैं तो हम उनको एक नाम से जानते हैं, क्या। दूसरा इसमें मान लीजिए आप एक मटेरियल क्या, सोना, ज्वेलरी के लिए मान लीजिए सोना, लोहा, सॉरी, गोल्ड। तो जो गोल्ड है ना, तो गोल्ड से बना हुआ हाथ का अंगूठी अलग दिखता है, पैर का पैर अलग, गले का हार अलग दिखता है, लेकिन जब सब साथ में आते हैं क्या कहलाते हैं, आपके ज्वेलरी। तो जो फर्नीचर जो ज्वेलरी वर्ड है ना वो भी इसमें आएंगे, मटेरियल नाउन। अब आते हैं भैया अपन पांचवे काइंड्स ऑफ नाउन, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज नथिंग, इट रिफर्स एन इमोशन, आइडिया और जनरल क्वालिटी। ये आपके भावना या सामान्य गुण का नाम है। भावना बोले तो आपकी पड़ोसी भावना की बात नहीं कर रहा हूं, मन की भावना, समझिएगा। अब समझिएगा चीजें, जब मैं बोलूं हैप्पीनेस, सामने वाला खुश है, तो वो आपको दिखता नहीं है। देखिए सामान्यतः ना हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन चीजों को कवर करते हैं जिनको हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं नाप सकते। किससे, पांचों इंद्रियों से नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते। कितने इंद्रिय होते हैं, कितने सेंस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, लड़कों और लड़कियां 5 सेंसेस होते हैं, समझिए। नाक, कान, आंख, 3 हो गए, जीभ 4, त्वचा 5, नोज, आई, ईयर, टंग और स्किन, ये 5 सेंसेस होते हैं। लड़कियों में 6 होता है, ठीक है, नोज, आई, टंग, ईयर और स्किन, और छठवा होता है उनके ब्रेन में 6 सेंस, उनको किसी भी चीज का आभास पहले हो जाता है। तो लड़कों में 5 होता है, लड़कियों में 6 होता है। फिर भी देखिए भैया मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने फिर भी बोला है, ठीक है, लड़कों में 5 होते हैं, लड़कियों में 6 होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला ना, लड़कियां, मैं बस फिर भी बोला हूं भैया, है ना, समझिएगा बात को। तो ऐसी चीजें जिनको हम अपने पांचों इंद्रियों से नहीं नाप सकते, समझिएगा। आप राम है और आपका फ्रेंड श्याम है, आप राम है और आपका फ्रेंड श्याम है, और अगर आप लड़की हैं तो आप सीता हैं, आपकी फ्रेंड गीता है। तो मान लो मैं बोला कि सीता, ठीक है, आप सीता आपकी फ्रेंड गीता, मैं बोला गीता दयालु है, मैंने बोला श्याम दयालु है। तो अगर आप राम और सीता हैं तो क्या आप गीता और श्याम की दयालुपन को देख पा रहे हैं क्या, क्या आप देख पा, आप सूंघ के पता लगा सकते हैं नहीं, अच्छा चलो चाट के देख लो, चाट के देखिए, क्या पता पता चल जाए कितना दयालु है, नहीं पता चलेगा ना।
अच्छा टच करके देखिए, टच करने से पता चलेगा क्या? नहीं। तो जिसको हम हमारे पांचों इंद्रियों से ना पहचान पाए वही क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझे बात को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या है? हमारी भावना या सामान्य गुण का नाम है। जैसे मैं बोलूं हैप्पीनेस, काइंडनेस, विक्ट्री, जीत। जब कोई जीतता है तो आप उस व्यक्ति को देखते हैं, आप उसकी जीत को नहीं देखते, आप उसको फील कर पाते हैं। वो जो मेडल उसको जो मिलता है आप उस मेडल को देख पाते हैं, ठीक है, आप उसकी जीत को नहीं देख पाते, आप बस फील कर पाते हैं। सामान्य गुण में हम ले लेते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं कितना ईमानदार हूं आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो ईमानदारी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? ये नाउन के 5 प्रकार, बेसिकली यही आपके नाउन है। हम इनको डिटेल में और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इनको लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हमने पढ़ा नाउन, हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सारे कैटेगरीज देखे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते हैं। इनके बाद हमने क्या देखा? हमने पकड़ा नाउन को, और नाउन में हमने देखा कैसे कैसे यूज होते हैं। हमने नाउन का डेफिनेशन देखा, एग्जांपल्स देखे, यूसेज देखे, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और हमने देखा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। फिर हम आते हैं भैया काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे हमने देखा 5 चीजें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इन सभी को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आपके सभी चीज की देखिए, हर एग्जाम में इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज होता है। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज है, बेफिक्र खुश हो जाइए। आपको एक्स्ट्रा फ्री में नंबर देने वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी। बस बशर्ते क्या है कि आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है, हल्का से, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। यही आपके पार लगाते हैं, यकीन ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जितने ही बच्चे देख रहे हैं, आप आज एक काम कीजिएगा कि आप जा करके अपना 10th और 12th का रिजल्ट देखिएगा। तो जो आप मेन सब्जेक्ट पे जिस पे आपका फोकस था ना, उसने नहीं बल्कि हिंदी और इंग्लिश ने ही आपका परसेंटाइल बनाया है। जो आपका जो परसेंटाइल बना है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान इंग्लिश और हिंदी का ही है। और अगर 10वीं का रिजल्ट देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का सबसे बड़ा योगदान है। मेन सब्जेक्ट्स में हम जनरली नंबर नहीं एक्वायर कर पाते हैं। जहां पे अपने मार्क्स इंक्रीज होता है, जो सिलेक्शन हमारी बढ़ा देते हैं, वो है आपके लैंग्वेज। लैंग्वेज पे बेसिकली बहुत फोकस कीजिए। यकीन नहीं है तो अपना 10th और 12th का रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, तो बस इतने ही, अपन आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।